आप सब लोगों का अभिवादन। आदरणीय मुनव्वर राणा साहब, डॉक्टर कुमार विश्वास और तमाम शायर लोग, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। रेड्डी साहब ने क्या बढ़िया सुनाया। जितना अच्छा कंटेंट था उतना अच्छा स्वर भी था। मैं गाता नहीं हूं और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूं। ऐसे दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप हम लोगों की सुन रहे हैं। दिया। सच बताऊं, कवि और शायर बड़े संकट में, कोई सुनता नहीं। मैं तो पिछले दिनों न्यूयॉर्क जा रहा था, हालांकि ये झूठ है, लेकिन मैंने मोदी जी से सीखा है कि आदमी झूठ भी बोले तो विजन बड़ा होना चाहिए। जिंदाबाद। इन्होंने संपत भाई, इन्होंने भी मोदी जी से सीखा है कि माल किसी का भी हो, किसी को भी टिका देना चाहिए। फ्लाइट में बराबर वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया, जी क्या करते हो? मैंने कहा जी कवि हूं। और मैंने पलट के पूछा आप? बोले जी बहरा हूं मैं तो। कवि शायरों को सुनकर के आपको लग ही गया होगा कि अच्छे दिन चल रहे हैं। जियो वाले फ्री सिम बेच करके भी कमा रहे हैं और बीएसएनएल अपना खर्चा रॉन्ग नंबर से निकाल रहा है। अच्छा है, वाह 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 वाह। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे। मैं तो घर की देहरी पे बैठा था तो एक सज्जन रोते पीटते आए। रात को शायद स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक चोर उनका घर साफ कर गया था। माथा पीटते झल्लाते हुए बोले, संपत सरल जी क्या यही थे वो अच्छे दिन? मैंने कहा कहने वालों ने ये थोड़ी कही थी कि अच्छे दिन सिर्फ साहूकारों के आएंगे। सरकार का एक लक्ष्य सबका साथ सबका विकास भी तो है। हाँ, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि 68 साल में पहली बार हमें एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं है। इससे अच्छा तो 2.5 साल में देश के व्यापारियों पर ही भरोसा करता तो देश की तकदीर बदल जाती। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी कोई इन्वेस्टर आया नहीं है बड़ा। और वो हमारे शरद जोशी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हमें वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। मैंने तो खुद एक मोबाइल फोन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कंपनियों के फोन आ सके। फोन करने वाली अक्सर लड़की होती है। वह बोलती है सर हमारी कंपनी से लोन ले लो, कम इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तो कहता हूं भाई तू तो बोलती रहे, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है तो व्यंग्य पैदा होता है। बहुत अच्छे। अभी बताया जैसे 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हुए, गैर कानूनी घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे समझिए जैसे 2 बुजुर्ग नोटों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। हाँ, अच्छी बात है, चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है डाका भी रुकना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक लाइन में श्री श्री रविशंकर यमुना के उद्धार में लगे थे और विजय माल्या गंगा में आ गया। भाई ने 17 बैंकों की हालत उन नाती हुई गोपियों जैसी कर दी जिनके कपड़े उठा के कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ गए थे।
राजनीतिक दलों को मिलने वाला जो चंदा है वो आरटीआई के दायरे में लाओ, तब पता लगेगा कि सीना कितने इंच का है। हाँ, विसंगतियों से व्यंग निकलता है। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी खुद की बेडशीट नौकर झाड़ते हैं। और वो लोगो देखा आपने स्वच्छ भारत अभियान का, गांधी जी का चश्मा, जिसके एक शीशे पर स्वच्छ लिखा है, दूसरे पर भारत, यानी जिधर स्वच्छ दिखता है उधर तो भारत नहीं है। हाय हाय, वाह, जिंदाबाद भाई, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, कमाल और जिधर भारत दिखता है वो स्वच्छ नहीं है। क्या दृश्य हद है। तो तब हो गई जब डीडी किसान चैनल लॉन्च किया सरकार ने और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन। तो किसी ने सवाल कर लिया कि अमिताभ बच्चन का खेती किसानी से क्या लेना देना। मैंने कहा भैया, सरकार का मानना है कि फसल में दाने भले ही न लगे, पौधे तो लंबे हों। जिंदा वो पिछले साल जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आए थे हिंदुस्तान। तो मोदी जी ने शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन पर समझौता किया और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे ने कहा, मोदी जी, जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे हैं? उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने लील लिए, 2 इंटरनेट ने। ऐसे समय में भी आप कवि सम्मेलन मुशायरा करवाते हैं, घरों से निकलकर एक दूसरे से मिलते हैं और सीधा सुनते हैं शायरों को। क्या जोरदार सोशल मीडिया क्रांति है साहब। यदि किसी ने 140 अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। 81 साल का बूढ़ा आदमी 18 साल की लड़की बनकर के भरी दोपहरी में फेसबुक वॉल पर गुड नाइट लिख देता है, और हजारों दीवाने रात रात भर जाग जाग करके लाइक और कमेंट करते रहते हैं। एक आ गई है सेल्फी। जो चलने के लिए स्टिक रखते हैं वो भी आजकल सेल्फी के लिए रखने लग गए। मेरे पेज को कई महिलाओं ने लाइक कर रखा है, तो मैं देखता हूं कि वो सुंदरियां 10, 20, 15 मिनट में अपनी सेल्फी ले लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे सोशल मीडिया पे देख करके सेल्फी के मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मिनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए होंगे। और तालियां तो अगली बात पर उठेंगी। आपको सच बताऊं, वो सुंदरियां मुझे आमने सामने मिल गई। जिनको मैं पद्मिनी समझ रहा था वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। कमाल है। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरी एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से कविता रचना तो छोड़ो, कपड़े तक नहीं बदले। और कुछ नहीं करना आपको। सोशल मीडिया के लिए जरूरी है एक मेल अकाउंट हो जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी 3 जरूरी चीजें हैं, एक स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। एक तो आदमी घर बैठा आवारागर्दी कर सकता है, और अंतिम बात जो मैंने सोशल मीडिया में जो लोग आदतन डूबे हैं उनके लिए मेरी पीड़ा उजागर हुई तो तालियों से समर्थन चाहूंगा।
सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। गांधी जी कहते थे तकनीक और मशीन जो है वो साधन है, साध्य नहीं है। उसके अपने अपने लाभ हैं, लेकिन उसके लिए आदमी मशीन बन जाए ये गलत है। अभी जमाने को कोसते हुए 3 दिन पहले एक सज्जन कह रहे थे जयपुर में, बोले देखो कितना खराब समय आ गया संपत जी, एक टाइम ऐसा था इसी जयपुर में मैं 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटा भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा साहब अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। चीजें तो बदली हैं, लेकिन उसकी हमने कीमत ज्यादा दे दी। सब बाजार की गिरफ्त में है। बाजार हर समय की जरूरत होता है, लेकिन हम बाजारवाद की तरफ जो बढ़ रहे हैं, जहां चीजें बना करके जरूरत पैदा की जा रही है, वो गलत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे संपत भाई, बहुत अच्छे। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। हाँ, या तो हम खरीद रहे हैं या हम बेच रहे हैं। आप पूरे मूड में आ चुके हैं। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं। महिलाओं को लेकर के भी काफी कुछ कहा गया। औरत का त्याग पुरुष से भी बड़ा है, हमें ये सोचना चाहिए, औरत को कमतर नहीं आंकना चाहिए। मैंने तो एक दिन पत्नी से ऐसे ही कह दिया था, डींग हाँ की, मैं कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। वो बोली जी मेरी भी हिम्मत देखो जो आपको देखने के बाद भी मना नहीं किया। एक रचना मैं आपको सुना दूं। हम छोटे छोटे गांवों से निकले, महानगरों तक आए और आप लोग यहां तक पहुंचे। आज शहर में बैठ करके हम रूमानी चश्मे से गांव देखते हैं। गांव वैसे नहीं है। गांव की सच्चाई अलग है। आदमी चला जाएगा 3 दिन रह नहीं सकता। फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल से लेकर के श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी तक जो गांवों की स्थिति थी, आज भी वो की वही है। बड़े दावे किए जाते हैं स्मार्ट सिटी के, जिसमें सारे काम बटन से होंगे। क्या उसमें भय, लालच, ईर्ष्या और अहंकार नहीं होंगे? बड़ा हल्ला है डिजिटल का। दुनिया विचार से बदलती है, चीजों से नहीं बदलती। कमाल की बात कर रहे हैं। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तब बल्ब के कारोबारियों ने भी यह दावा किया होगा कि ये अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जा रहा है। क्या बढ़िया बात है, वाह। जो सच्चाई है वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। गांव में जो समस्याएं हैं वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक कोई गांव आदर्श नहीं हो सकता। गांव में तमाम जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय की चीजें गहरे तक हैं। खाली एक चीज है, सेंस ऑफ ह्यूमर, परिहास वृत्ति। वो शहर में कम मिलती है, गांव के आदमी में ज्यादा है। उसी से गांव जिंदा है। मैं रचना शुरू करता हूं, एक आदर्श भारतीय गांव। बहुत अच्छी बात। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 5-7 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता नहीं जैसे पूरी भीड़ का लोड 5-7 लोगों पे आ गया हो। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, वह राजधानी से 10-1 किलोमीटर पश्चिम में है। व्यंग पकड़ना। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। बहुत अच्छे। मुझे लगना चाहिए कि आप अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पहले के गांव पटेल ने, चौधरी ने, ठाकुर साहब ने, सेठ जी ने, ये लोग बसाते थे। इसमें एक शब्द आएगा निर्वाचित, मानी चुना हुआ। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, और व्यंग पसंद आए तो दाद दें, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। बहुत अच्छे।
हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे ही लोग घर बैठे दे जाते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है, और इस मंच पर खड़े होकर के इतने आक्रामक ढंग से इतनी अच्छी और तीखी बात, हिम्मत का काम है। अगर आपको लगे कि मैंने हिम्मत से कही है तो आप हिम्मत से दाद देंगे ताकि मेरा उत्साह बढ़े। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। मैं तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं अच्छे व्यंग पर। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप अपराधी हैं, चाहे कितने भी बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। अच्छा। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते। और अगली पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मिले। और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। अच्छा। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। वाह 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 वाह, अच्छा है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। और एक शब्द का आनंद लें, दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। आए हाय, वाह 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 वाह। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव, डेड बॉडी, एक शव खे जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खे जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। वाह। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो अब उठेंगी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे।
मेरा मानना है जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्मस्थल हो वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत अच्छे, वाह। घरों में दो चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते हैं। बड़ा मन से सुना। मैं इस लेख का समापन करता हूं। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है, हंसी मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वह लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गया रामधन, पूछ बैठा, चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए, मतलब कितने के पड़े? और व्यंग के समापन पर भरपूर तालियों से विदा करना, मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से रामधन की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़ें। रामधन बोला, महाराज कच्चे तोड़ लिए।